प्रेसिडियम के साथीगण, जनरल सेक्रेटरी और उनके पूरे सचिव मंडल के साथी सब डाइस पे हैं और सभी डेलीगेट साथियों, आपका ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हो रहा है जब हिंदुस्तान शायद नए मोड़ की तरफ बढ़ेगा। जिस हुकूमत ने पिछले 10 साल से पूरे देश को तबाही की दिशा दी, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ाया, इकोनॉमी को तबाह किया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महिलाओं पे जुल्म बढ़ गए, विद्यार्थी शिक्षक सख्ते में आ गए, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, हेल्थ सेवाएं निजीकरण की तरफ बढ़ाई गई, तो हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। देश की वेलफेयर स्कीम्स के फंड घटाए गए, तो जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है इंडिया का, उसको भी कमज़ोर कर दिया गया। फौजियों तक को नहीं छोड़ा, उनको जो कहा था 1 पेंशन 1 पोस्ट, वो नहीं मिला। उनके साथ भी मजाक हुआ। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो उन्हीं पे सबसे पहले लागू की गई और हमारे बच्चों को अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए मजबूर किया गया। तो बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे परिवारों के बच्चों के लिए अंधकारमय भविष्य होने लग गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि महंगाई आसमान छूने लगी। चले थे हमको 400 से कम में सिलेंडर देने के लिए, 1200 तक पहुंचा दिए थे। बोले थे पेट्रोल और डीजल 50, 60, 70 रुपए में बहुत महंगा है, 40 रुपए कर देंगे। वो 100 और 100 के पार चला गया। कोई सा भी तो फील्ड नहीं है जिसमें मैं चर्चा करूं और ये कह सकूं कि मोदी ने इस मामले में सुधार किया। तो मोदी की हुकूमत ने हमारे देश को 50 साल से भी ज़्यादा पीछे फेंक दिया है। अर्थतंत्र का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जो भी भावी गवर्नमेंट इनको रिप्लेस करके आएगी उसके लिए काफ़ी कठिन काम होगा आर्थिक नीति को पटरी के ऊपर वापस लाने में। और जिस ढंग से इन्होंने अपनी इस दादागिरी को आगे बढ़ाते हुए डेमोक्रेसी के ऊपर हमला बोला, जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल दिखाई जाएगी, जो अपोजिशन का लीडर होगा उस पर ईडी, सीबीआई, एनआईए, यूएपीए, एनएसए सब लगाया जाएगा। कोई जर्नलिस्ट हिम्मत दिखाएगा तो उसको भी उसके चैनल से ही रिजाइन करने को मजबूर किया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो जर्नलिस्ट तो चौथा खंभा होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए। तो उस चौथे पन्ने जो खंभा था उसको ध्वस्त किया और उस चौथे खंभे तथाकथित में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि जो इनके कॉर्पोरेट हिंदुस्तान पे लोग विश्वास भी करें कि नहीं, ये एक शक के दायरे में हमारा मुल्क आ गया है, जिसकी अब चीन के बराबर आबादी है। हम दुनिया के 750 करोड़ में से 140 करोड़ बाशिंदे हैं। हिंदुस्तान किस तरफ करवट लेगा उससे बहुत से देश प्रभावित होते हैं, बहुत से देशों की राजनीतिक पार्टियां प्रभावित होती हैं।
बहुत देशों के मजदूर और किसान आंदोलन प्रभावित हो गए और उसका असर पूरे ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। इसलिए बदकिस्मती हमारी कि हमारे देश के अंदर वो हुक्मरान बैठा है जिसको डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं, जिसके इर्द गिर्द जो नेता हैं उनको देश की हजारों वर्षों की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। हम हजारों वर्षों से प्यार प्रेम से एक साथ जीने वाले लोग आज घर घर के अंदर लड़ाई करवा दी गई है, भाई भाई का दुश्मन बना दिया गया है। एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म को मानने वालों से नफरत करने लग गए हैं और ऐसे हालात के अंदर बिल्कुल अस्थिरता जैसी स्थिति नजर आने लगी है। इतनी अनार्की, इतनी अराजकता इस मुल्क में बढ़ाई गई कि जैसे कभी जर्मनी और इटली में पागलों की भीड़ जाके किसी भी घर पे हमला करती थी, किसी को भी मार देती थी और हुकूमत उसको रिजॉयस करती थी, एंजॉय करती थी। वही हालत हमारे देश को उसी तरफ धकेलने का रास्ता अपनाया गया। इसलिए गिनाने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या गिनाएंगे, ये चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो 10 वर्षों की इस यात्रा के अंदर, जिसमें से 8 बरस पहले आपका सम्मेलन हुआ था, तो ये 10 वर्षों की जो यात्रा हुई आपके सम्मेलन से जस्ट 2 साल पहले शुरू हुई थी, तब अभी शायद उतनी ओपनिंग लोगों को नजर नहीं आ रहे थे। शायद ये समझ नहीं आ रहा था कि जो हुकूमत पे बैठ गए हैं ये इस देश को किधर ले जाएंगे। शुरू में यूफोरिया भी बहुत था, क्योंकि मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। उसने कहा था कि मेरे बैठते ही काला धन हम दुनिया से वापस ले आएंगे और हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपए डाल दिया जाएंगे। डीजल पेट्रोल तो सस्ता होगा ही, 100 दिन में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और हिंदुस्तान बड़ी तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। तो तब अभी जब आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शायद अभी लोगों के वो वहम नहीं उतरे थे। हालांकि आपकी IITUC ने, जिससे आपकी रोड ट्रांसपोर्ट की यूनियंस एफिलिएटेड है, उसको कोई मुगालता नहीं था, उसको कोई गलत फहमी नहीं थी, उसकी दृष्टि साफ थी और उसको समझ में आ रहा था कि हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ 2014 में, कुछ अजब हो गया है, कुछ नया हो गया है, कुछ बुनियादी परिवर्तन हो गया है और फिंगर्स को क्रॉस रखना होगा, मालूम नहीं देश किस तरफ बढ़ेगा। तो AITUC उन चीज़ों को समझ रही थी, खतरों को भी समझ रही थी और हमने शुरू से ही आगाह करना शुरू कर दिया था कि अगर हम अपने संगठनों को मुस्तैद होके मजबूती से चलाते हुए, प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए, आंदोलनों को तेज करते हुए, जनता के बाकी सब हिस्सों के साथ खड़े होते हुए जागरूक नहीं रहेंगे तो देश बहुत खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए AITUC उन सब चीज़ों को समझ रही थी और हम लोगों ने जब 2015 में मोदी को कुर्सी पे बैठे हुए केवल 1.25 साल हुए थे, हम लोगों ने निर्णय लिया पूरे देश में हड़ताल का। 1 सितंबर को वो हड़ताल होनी थी। तो लोगों को लगता था हड़ताल कैसे होगी, 1.25 साल ही तो हुए, लोग मोदी के खिलाफ कैसे खड़े हो जाएंगे। और ये AITUC वालों ने सारी ट्रेड यूनियंस को साथ लेके देश को हड़ताल पे, आम हड़ताल में उतरने के लिए बोल दिया। लेकिन उस हड़ताल में हमने एक परिवर्तन देखा। आम लोग जब हम सड़कों के ऊपर हड़ताल के लिए निकलते थे, चौराहे जाम करते थे, जुलूस निकालते थे, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती थी? क्या है, ट्रैफिक जाम कर देते हो, चौराहा बंद कर देते हो, हमें जाने में दिक्कत हो रही, हमें ऑफिस पहुंचना है,
और पहली बार मेरा खुद का भी अनुभव था। ITO के चौराहे पे हम लोगों ने उस चौराहे को बड़ी देर से बंद कर रखा था और वहाँ जो मेरा अनुभव था, बाद में बहुत राज्यों से वैसा अनुभव हमें सुनने को मिला कि लोग बहुत जल्दी ये समझने लग गए, ये हुकूमत जो वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोगों ने हमें गाली नहीं दी, लोगों ने कहा ठीक कर रहे हो, महंगाई बढ़ गई है तुम ठीक कर रहे हो, हमें बुद्धू बनाया गया तुम ठीक कर रहे हो। दिस इज हाउ वी गॉट द रिएक्शन। तो वो 2015 था, आपकी कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई और 2016 में हमने फिर से उसी 1 सितंबर में हड़ताल की थी। हमारी लड़ाई कभी रुकी नहीं मोदी के राज में, क्योंकि हम ये समझते हैं मजदूर का काम ही है संगठित होना और लड़ना, क्योंकि वो अपनी मेहनत बेचता है। वो चाहे कंस्ट्रक्शन में है, चाहे माइनिंग में है, चाहे फैक्ट्री में है, चाहे वो सेवा क्षेत्र में है, जैसे आप सेवाओं में लगे, ट्रांसपोर्टेशन में, वो बिजली में हो कि बैंक्स में हो कि इंश्योरेंस में हो या पानी के अदारों में हो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अदारों में हो, वो शिक्षा के अदारे में हो, वो सारी जो सेवा क्षेत्र है, आप कुछ काम करेंगे तो ही हाथ में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो ही घर की सारी जरूरतें पूरी होंगी। चाहे हम धन उत्पत्ति के लिए खेत खलिहान उद्योग कारखाना खदान में काम करते हो और चाहे सेवा क्षेत्र में हम हाथ की मेहनत करते हो, पैर की मेहनत करते हो या दिमाग की मेहनत करते हो या कलम की मेहनत करते हो, करते तो हम सभी मेहनत है। हमारे श्रम का ही मूल्य हमें मिलना चाहिए, उसकी डिग्निटी और इज्जत होनी चाहिए, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। तो हमारी लड़ाई है डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम को इज्जत मिले और हमारे श्रम का हमें पूरा मूल्य मिले। और हम मेहनत करते हैं तो मेहनत के स्थान पे हमारी सुरक्षा हो, हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, और फिर हमारे घर परिवार के अंदर हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बीमारों के इलाज के लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम है। और जब हम काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, जो रिटायरमेंट शब्द में कवर होते हैं वो रिटायर होंगे, जो शब्द में कवर नहीं होते, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठेका मजदूर है, प्राइवेट सेक्टर में है, उनकी भी एक उम्र के बाद काम नहीं कर पाएंगे, उनको भी बुढ़ापे के अंदर सुरक्षा चाहिए। इसलिए हमारा काम तो संघर्ष करना है, संगठित होना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना है, जिस वर्क फोर्स का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके हितों की रक्षा करनी है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, जो यूनियंस हैं, जो हम ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हैं, कि जब तक हम समाज को पूरे को सुधार की दिशा देने के अंदर जो हमारा रोल बनता है उसको नहीं अदा करते हैं, अगर पूरा समाज पीछे की तरफ जाता है तो हमारा भला नहीं हो सकता। अगर पूरा समाज आगे की तरफ बढ़ता है, ऊंचाइयों में जाता है, तो हम भी उसके साथ साथ ऊंचाइयों में जाते हैं। उस जिम्मेदारी के अंदर ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको हमें समझना जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हो रही है, जब वो मोदी की सरकार 10 साल तक देश को रौंद रही थी, डेमोक्रेसी को रौंद रही थी, जिस पार्लियामेंट को मंदिर कहा उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया और कहा मैं प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक तो क्या, प्रधानमंत्री तो तुम बने ही नहीं, और सेवक की तो बहुत दूर तक बात थी। उस प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब थोड़ी कमजोरी में है, उसकी जो गर्दन बहुत यूं ऊंचे रहती थी अब थोड़ी झुकी है, उसकी चाल में फर्क आया है।
लेकिन उसकी दिमाग की ऐंठन नहीं गई है, उसका एजेंडा नहीं बदला है, उसकी नीतियां नहीं बदली। सरकार कमजोर है, उसे मालूम है। सरकार बैसाखियों के ऊपर है, उसको मालूम है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लगातार खुश करके रखना है, ये उसको मालूम है। और इसीलिए बजट के अंदर सीतारामन को कहा गया कि बजट में बैलेंस बनाओ। बजट का बैलेंस बनने के बाद भी बीच बीच में हम देख रहे हैं कि उसी बैसाखियों पे टिकी सरकार होने की वजह से 5 फैसले जो इन्होंने किए, पार्लियामेंट में बिल लाए, उनको वापस लेने पड़े हैं। तो कमजोर तो है सरकार, निर्भर है, डिपेंडेंट है, लेकिन नीतियां वही की वही मोदी चलाना चाहता है। इसलिए इस कमजोर सरकार के समय में अगर हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो वो अपना एजेंडा चलाता रहेगा। वो विरोधियों को भी तोड़ के अपनी गिनती 240 से 272 तक ले आएगा और अपना फिर से बहुमत स्थापित करते हुए अकेले बीजेपी का देश को रौंदने वाले रास्ते की तरफ चलता रहेगा। इसलिए जरूरी है हम समय की नजाकत को समझें और उसको समझते हुए अपने आंदोलनों को, अपने सेक्टर विशेष की जो समस्याएं हैं, उसके साथ साथ अपने आंदोलन को AITUC का जो पूरा परिवार है, जो हमारी विभिन्न सेक्टर्स की यूनियंस हैं, गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, सबके साथ जुड़ते हुए एक बिल्कुल सोच समझ से, जागरूकता से, पूरी हिम्मत से, पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए कॉन्फ्रेंस महज महासचिव की रिपोर्ट सुन के, उस पर राय देके, उसको पास करके, कुछ प्रस्तावों को पास करके, नई लीडरशिप चुन के काम नहीं खत्म होता। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में शिक्षा होती है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड होती है। हम आपस में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के अनुभव से फायदा उठाते हैं। लीडरशिप का हिस्सा, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और लीडरशिप को सिखाते हैं। आप जो अपने ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंसेस यहाँ कहोगे, वो लीडरशिप के लिए सीख है। और लीडरशिप ने अपने तपाए सालों से अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना है, वो उनका कंट्रीब्यूशन है आपकी शिक्षा को ऊंचा करने में। इसलिए कॉन्फ्रेंस को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में आप ये 2 दिन लेंगे, मैं ये ऐसी आपसे उम्मीद करना चाहती हूँ। याद रखें, आप AITUC से जुड़ी हुई यूनियंस हैं और AITUC एक शब्द नहीं है, एक बैनर के ऊपर लिखे हुए कुछ अक्षर नहीं। AITUC हिंदुस्तान के इतिहास से, स्वतंत्रता आंदोलन के पीरियड से निकला हुआ एक संगठन। AITUC को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। आप ज्यादातर ट्रेड यूनियन संगठनों को बनाने वालों में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि ये हमारा ट्रेड यूनियन फ्रंट है। आप वैसे नहीं हो, आप इतिहास से निकला हुआ मोर्चा हो और मजदूर वर्ग के रोल को समझते हुए, पहचानते हुए जो इस देश में यूनियंस बनी, उन्हीं यूनियंस को इकट्ठा करके आपका ये संगठन तैयार हुआ। इसलिए आप मदर ट्रेड यूनियन, सारी ट्रेड यूनियंस की मांग AITUC, और उस AITUC के आप बड़े प्राउड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की यूनियंस के लीडर्स हो। आप लीडरशिप यहाँ बैठे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों ने पहली हड़ताल तब की जब यूनियन नाम का शब्द भी उनको मालूम नहीं था। शब्दावली में कहीं नहीं था बोलने चालने में भी ये शब्द।
1827 में, आज से लगभग 97 बरस पहले इस देश के मजदूरों ने पहली हड़ताल की थी। बंगाल का डेलीगेशन यहाँ बैठा है, वो पहली हड़ताल बंगाल के मजदूरों ने की थी एक उद्योग में। यूनियन कोई नहीं थी, यूनियन शब्द वो नहीं जानते थे, पर जानवरों जैसी जिंदगी थी। कब सूरज निकल रहा है, कब सूरज डूब रहा है, कब वो फैमिली मेंबर के पास बैठे हैं, कब नहीं बैठे, जानवरों जैसी हालत थी। मालूम नहीं था कि वो मानवीय है कि नहीं। अपने दुखों और कष्टों से उभरने के लिए उस उद्योग के मजदूरों ने एकदम काम ठप किया और मालिकों से कहा कि तुम हमें सुनते नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, जो तुम्हें हाथ में हमें देते हो, हमारे परिवार का पेट भी नहीं भरता। वो मजदूरों ने 1827 में पहली हड़ताल की और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर यूनियनें नहीं बनी थी, हड़तालों के सिलसिले शुरू हुए। इसी तरीके से हमारे आदिवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार जंगलों से भी लूट को बढ़ाने के लिए आदिवासियों को बाहर फेंकना चाहती थी। हमारे आदिवासियों के विद्रोह हुए। अंग्रेजी हुकूमत उस समय किसानों की जमीनें छीन रही थी, लैंडलॉर्डिज्म चलाया जा रहा था, तो किसानों के विद्रोह होने शुरू हुए। मजदूरों ने, आदिवासियों ने और किसानों ने इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, उसकी श्रेय, उसका क्रेडिट इन तीनों समाज के हिस्सों को जाता है, जिन्होंने इस देश में अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने का काम किया। तब तक भी कोई यूनियन नहीं थी। 1857 के बाद कुछ सो कॉल्ड यूनियनें बननी शुरू हुई, पर वो जाति पे आधारित थी, वो कम्युनिटी पे आधारित थी, वो काम पे ऊपर आधारित नहीं थी, सेक्टर पे आधारित नहीं थी, पर यूनियनें बननी शुरू हुई। और मजदूरों ने वो उदासी का वातावरण, अंग्रेजों ने कुचल दिया था उस आंदोलन को, बड़ी बड़ी तोपों के आगे हिंदुस्तानियों को उड़ा दिया था, पेड़ों के साथ फांसियां लगा दी थी और 1857 का उन्होंने कहा ये विद्रोह है, उसको कुचल डाला था, जिसको आज हम पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो फिर दोबारा किसने आवाज उठाई? फिर से मजदूरों ने इस देश के लोगों के बीच में लड़ने का जज्बा पैदा किया। मैं आपसे क्यों इस इतिहास की बात कर रही हूँ? क्योंकि अपने को पहचानिए। केवल आप किसी यूनियन के छोटे मोटे नेता नहीं हैं, आप पहचानिए आपके पीछे मजदूर वर्ग का इतिहास है, जिस मजदूर वर्ग ने यहाँ पर एक ब्रिटिश ब्रितानवी को ललकारा था, जिन मजदूरों ने संगठित होकर के इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पे कोई प्लेटफॉर्म बने, उसका एक आधार तैयार किया। वर्किंग क्लास हमेशा समाज को रास्ता दिखाती है, दिशा दिखाती है, पॉलिटिक्स की सोच देती है, समझ देती है, लड़ने का रास्ता बताती है, लड़ने के तरीके सिखाती है। आप उस वर्किंग क्लास का हिस्सा हो, इसलिए अपनी उस ताकत को पहचानते हुए, इतिहास को पहचानते हुए, अपनी इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के बाद आपने इस देश के अंदर रणनीति के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करना है। 1866 में और उसके बाद से हम देखते हैं 1900 आते आते दर्जनों हड़तालें इतिहास में मौजूद हैं। टेक्सटाइल मिलों में, जूट मिलों में, रेलवे में, डिफेंस में, सब जगह यूनियनें बननी शुरू हो चुकी थी। जो भी किसी किस्म का काम हो रहा था, उन सब कामों में यूनियनें बननी शुरू हुई। सेक्टर के हिसाब से यूनियनें
1870 में बननी शुरू हुई और उसके बाद सिलसिला थमा नहीं और 1900 आते आते मजदूर आंदोलन तेज होता चला गया। कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, हर एक का अपने काम के आधार पे सेक्टर के हिसाब से यूनियनें बनी और सब लोगों ने दुनिया की उठती हुई उस आवाज के अंदर हिस्सा लिया। आज तो हम देखते हैं 2, 3, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह किराए पे ले लेते हैं, उसके आगे बोर्ड लगाते हैं और कहते हैं हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार का संगठन है। वो 2-4 लोग जो हैं वो संगठन को खोल के बैठ जाते हैं। पर आपको पता है कि मानवाधिकारों का डिस्कोर्स आपके पुरखों ने शुरू किया, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने शुरू किया, लेबर मूवमेंट ने आवाज उठाई, क्योंकि 1900 आने से पहले के जो 20 बरस थे वो समय है जब हिंदुस्तान के मजदूरों ने भी आवाज उठाई और दुनिया के मजदूरों ने भी उठाई कि हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो। उन्होंने ये आवाज उठाई, हम जानवर नहीं मानव हैं। इस शब्द का प्रयोग कि हम जानवर नहीं हम मानव हैं, हमें जानवरों की तरह उनसे काम लेते हो, अनाज फेंकते हो, सारा दिन काम लेते हो, थक टूट के जानवर पड़ जाता है, अगले दिन फिर अनाज खिला के उसको काम पे डालते हो। पर हम जानवर नहीं हैं, हम मानव हैं, हम क्रिएटिव हैं, हमारा परिवार है और इसलिए हमें अपने परिवार के साथ भी समय चाहिए। हमें अपने शरीर को रिजुविनेट करने के लिए, अगले दिन ठीक से काम करने के लिए आराम चाहिए। तो मजदूरों की आवाज उठी। 24 घंटे का चक्र है पूरा रात और दिन का, तो 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे हमारे परिवार के लिए। ये मजदूरों ने आवाज उठाई। हमारे देश में भी 66-70 के आसपास 1800 में ये आवाज उठी थी और 1886 में 1 मई को चिकागो के मजदूरों ने ये कहा कि हम कितने वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, हमारे काम के घंटे 8 करो, तुम सुनते नहीं हुकूमतें, तो आज से हमने तय किया नहीं करते हम काम, हम 8 घंटे करेंगे। और हड़ताल शुरू हुई चिकागो में। 4 दिन के भीतर ही मालिकों ने उनके बीच में शरारतियों को भेजा, बम विस्फोट करवाया, कुछ लोग हलाक हुए और उसका जिम्मा ट्रेड यूनियन लीडरों के सिर के ऊपर ही ठोक दिया और उनके 8 उच्च नेता गिरफ्तार हुए। 4 को फांसी लगाई गई थी, 2 की जेल में मृत्यु हुई थी, 2 को उम्र कैद सजा हुई थी। और वहीं चिकागो से लाल झंडे की शुरुआत हुई थी, क्योंकि किसान, वो मजदूर जो अपना एक सफेद कपड़ा लेके निकले थे झंडा बना के, वो खून में जब लथपथ हो गया तो लाल झंडा उन्होंने अपना बनाया, कुर्बानियों का झंडा। इसलिए पंजाब वालों को तो मालूम है, एक बड़ा फेमस गाना है कि तेनू लहू रंगिया, तेनू लख वारी सलाम, तेनू चिकागो च रंगिया। दिस इज इन पंजाब दे सिंग ऑन मे डे सम ऑफ देम। वो सिंबल बना। तो पूरी दुनिया के अंदर हम ये कहना चाहते हैं, आज तो यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन मानवों के अधिकारों की बात करना, मानव को मानव समझा जाए, उसके शोषण को रोका जाए, उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, ये किसने उठाया? यूनियनों ने उठाया। इसलिए यूनियन का काम केवल अपनी पगार, अपने काम की सुरक्षा, अपने पे नेगोशिएशंस तक सीमित ना था, ना है, ना होना चाहिए। हमारी शुरू से मानवीय अधिकारों की राजनीतिक सोच है। मजदूर आंदोलन की जब आज यूसीबी नहीं बना, तो मजदूरों की सोच है पूरे समाज को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, मानवों को मानव समझा जाए,
उनके अधिकारों का आदर सम्मान हो। 3 बरस के बाद 86 के 1886 के 3 बरस बाद 1879 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी मजदूरों के संगठन की। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला लिया गया, 1 मई 1886 चिकागो को याद करते हुए ये फैसला हुआ कि ये जो लड़ाई शुरू की गई 8 घंटे की, इसको रुकने मत दो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ और 1 मई दिवस को 1 मई दिवस के रूप में मनाना शुरू करो। ये मई दिवस जो आप मनाते हैं और झंडा फहराते हैं, सैल्यूट करते हैं, वो एक रिचुअल नहीं होना चाहिए, वो प्रतिज्ञा का दिवस होना चाहिए, वो उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए, वो अहद और प्रतिज्ञा लेने का दिन होना चाहिए कि जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी वो थमी नहीं है, उनको आगे बढ़ते रहना। 1889 के बाद मई दिवस की पूरी दुनिया के पैमाने पे शुरुआत हुई और यहाँ तमिलनाडु के कॉमरेड्स बैठे हैं। हिंदुस्तान में मई दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1921 में हमारे कॉमरेड्स ने मनाया था। क्या नाम था काशी उनका, सिंगरवेलु ने मेडे, वो खड़े थे, मई दिवस मनाना है। लाल कपड़ा तो लाए नहीं, उनकी पत्नी ने लाल साड़ी पहनी होती, उसको पास बुलाए, उसकी साड़ी के पल्लू को फाड़ के उस लाल साड़ी का वो झंडा बनाए और उन्होंने मई दिवस मनाया। हिंदुस्तान में मई दिवस की शुरुआत AITUC बन चुका था 1920 में, तो AITUC के नेता ने AITUC की तरफ से इस हिंदुस्तान की धरती पे मई दिवस की शुरुआत की। इसलिए मैं आप साथियों से एक नॉर्मल उद्घाटन भाषण नहीं, मैं आपसे इतिहास की बैकग्राउंड में बातचीत कर रही हूँ और 1900 आने के बाद जो उस समय का इतिहास है, देश में आज़ादी का आंदोलन तेज होने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन देश के आज़ादी के आंदोलन को जो प्रेरणा मिली थी एक प्लेटफॉर्म बनने की, वो मजदूर आंदोलन से मिली थी। और वो आंदोलन क्या कर रहा था? आज़ादी का प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया था INC के नाम से, रिप्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम, मी लॉर्ड हमारी सुनिए, हमारे कष्ट दूर कीजिए। ट्रेड यूनियन क्या कर रही थी? मी लॉर्ड नहीं कर रहे थे, ट्रेड यूनियन सड़कों पे उतर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, हड़तालें कर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। तो देश के आज़ादी का आंदोलन चलाने वालों में बहस चली, नरम दल रहोगे कि गरम दल रहोगे, यूरी करते रहोगे कि लड़ाई में उतरोगे, कुछ सीखना है तो मजदूर आंदोलन से सीखो। तो आपके मजदूर आंदोलन ने इस देश के राजनीतिक लोगों को दिशा दिखाने का काम किया है, इसलिए मजदूर आंदोलन कभी भी गैर राजनीतिक नहीं होता। मजदूर आंदोलन की, मजदूर वर्ग की राजनीति होती है और राजनीति करने वालों को दिशा दिखाने का काम होता है। और इसलिए देश के स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ने के रास्ते भी मजदूर आंदोलन में से मिले। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता था कि मजदूर आंदोलन देश की आज़ादी को मजबूत कर रहा था और देश की आज़ादी को लीड करने वाले मजदूर आंदोलन का आदर और सम्मान कर रहे थे। इस बैकग्राउंड के अंदर अल्टीमेटली 1920 में पूरे देश की यूनियनों को इकट्ठा करके और फिर के AITUC का गठन बॉम्बे शहर में हुआ, जहाँ के बॉम्बे के मजदूरों ने 1908 में 6 दिन बॉम्बे बंद किया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने 6 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने उस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन कराई बॉम्बे के अंदर। कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी मृत्यु हो गई, वो रिसेप्शन कमेटी के, प्रिपरेटरी कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उनके जाने के बाद लाला लाजपत राय को वो जिम्मेदारी दी गई और वो हमारे पहले अध्यक्ष हुए। पंडित नेहरू हमारे अध्यक्ष रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे अध्यक्ष रहे,
वीवी गिरी हमारे अध्यक्ष रहे और कितने ही फ्रीडम मूवमेंट के स्टालवार्ट एआईटीयूसी के संदिग्ध में रहना चाहते थे, उसके पास रहना चाहते थे, उस आंदोलन में हिस्सेदारी निभाना चाहते थे, उसकी लीडरशिप का हिस्सा बनना चाहते थे। ये आपकी एआईटीयूसी का इतिहास है। और वो एआईटीयूसी एकमात्र छत्र छाया, उसके तहत सारे सेक्टर्स की यूनियंस चलती थी। 1947 तक यही एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन था। 1947 में फिर इंटक बनी। देश की आज़ादी के बेला पे कुछ लोग निकले, कांग्रेस पार्टी का साथ लेते हुए इंटक बनाए। 1948 में इंटक से कुछ लोग निकले और वो हिंद मजदूर सभा बनाए। गांधी जी की हत्या करने की जिम्मेदार आरएसएस विश्व हिंदू परिषद तो बाद में बनी, तब हिंदू महासभा थी। ये लोग जो उस किस्म के जहर को फैलाए और गांधी जी की हत्या हुई, उस आरएसएस ने अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया, वो थी भारतीय जनसंघ पार्टी। और उस आरएसएस ने अपना एक ट्रेड यूनियन फ्रंट बनाया, वो है भारतीय मजदूर संघ, जो 1955 में बना। उस 50-60 के दशक के बाद फिर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने टीयूसीसी बनाया। फिर हम देखते हैं आरएसपी पार्टी ने यूटीयूसी बनाया। बाद में हम कुछ वर्षों में देखते हैं यूटीयूसी के 2 टुकड़े होते हैं, यूटीयूसी और एआईयूटीयूसी बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि एआईटीयूसी से कुछ लोग निकलते हैं, सीपीएम के इनिशिएटिव पे C2 बनाते हैं 70 के दशक में। फिर हम देखते हैं जो जंगलों में चले गए थे और कह रहे थे हथियार पकड़ के सत्ता बंदूक की नली से निकलेगी और हथियार बंद क्रांति की बातें करते थे, उन्होंने देखा यहाँ ये संभव नहीं। वो वापस लौटे राजनीति के नॉर्मल दौर के अंदर और उन लोगों ने एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाया, फिर उसको चेंज किया, फर्दर बनाया, सीपीएमआई माले बना, उन्होंने एआईसीसीटीयू को शुरू किया। फिर तमिलनाडु के साथी यहाँ बैठे हैं, वहाँ डीएमके पार्टी ने एलपीएफ बनाया, ट्रेड यूनियन फ्रंट। अन्ना डीएमके ने अपना पैरेलल फ्रंट बनाया। महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, वहाँ पर ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर शिवसेना वालों ने अपना ट्रेड यूनियन फ्रंट बनाया। और ऐसे ही हम देखते हैं ममता बनर्जी जैसे ही टीएमसी बनाई, सत्ता में आई, तो उसने इन तक को तोड़ के अपनी एक टीएमसी के ट्रेड यूनियन बनाया। तो इस देश के अंदर ट्रेड यूनियनों का अंबार लगा। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एआईटीयूसी से प्रेरणा लेने वालों ने बहुत से सेक्टर्स के अंदर यूनियंस बनाई, चाहे वो डायरेक्टली एफिलिएटेड एआईटीयूसी में नहीं, जैसे बैंक्स की, जैसे इंश्योरेंस के, ये जो सारी यूनियनें बनी, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत कवर नहीं होते, उनकी एसोसिएशंस जो एआईटीयूसी से इंस्पिरेशन लेके वहाँ भी यूनियंस और एसोसिएशंस बनाए। तो ये एक लंबा इतिहास है ट्रेड यूनियन आंदोलन का, जिसके तहत एआईटीयूसी को फख्र हासिल है कि देश के राजनीतिक प्लेटफॉर्म ने आज़ादी की पूरी मांग हमारे 8 साल बाद की। 1921 में ही एआईटीयूसी ने पूरी आज़ादी का प्रस्ताव, झारखंड के साथी यहाँ बैठे हों तो झरिया जो कभी बिहार का हिस्सा होता था, वहाँ सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी एआईटीयूसी की और पूरी आज़ादी का प्रस्ताव वहाँ पास किया गया, जहाँ पर जलियांवाला बाग का डिस्कशन हुआ। जनरल डायर ने जो हत्या का हुक्म दिया और लोग मारे गए, और पूरे देश में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो चला, उस सारी बैकग्राउंड के अंदर एआईटीयूसी ने पूरी आज़ादी के आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। 8 बरस तक इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म के साथ टक्कर लिया एआईटीयूसी ने, किसान आंदोलनों को साथ किया और हर बार मांग की हर साल सेशन में कि ये प्रस्ताव कब पास करोगे। तुम राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, हम ट्रेड यूनियन है, हमारे देश का मजदूर वर्ग, हमारे देश का किसान मांग रहा है कि अंग्रेजों को आखिरी धक्का दो और देश से बाहर निकालो, तुम भी पास करो। तो वो प्रस्ताव 1929 में पास हुआ। इस देश के अंदर जब अंग्रेजों ने कहा अपने लिए कुछ कानून ले लो, राजा तो हम रहेंगे,
अधीन तुम हमारे रहोगे, तुम कानून बना लो। तो किसने इस देश के राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दी और कहा खबरदार, कोई अब अंग्रेजों से समझौता नहीं होगा। हमने पूरी आजादी मांगी है, तुमने भी अपने प्लेटफॉर्म से पूरी आजादी मांगी है। अब अगर कोई नियम कानून बनेंगे तो आजाद हिंदुस्तान के लिए क्या विधान होगा, क्या संविधान होगा, उसकी बात करो। हम कोई और बात नहीं करेंगे। या आपकी आईटीयूसी खुश रहे, एटक ने इस आवाज को उठाया और संविधान सभा बनी तो एटक ने चार्टर ऑफ डिमांड को मजदूरों की तरफ से हसरत मोहानी ने वहां पर पेश किया। इसलिए आप ये समझिए, जब आईटीयूसी कहती है कि संविधान की रक्षा करो, मोदी सरकार आरएसएस संविधान को तोड़ना चाहती है। जब आईटीयूसी इस बात को करती है तो हम हवा में बात नहीं कर रहे हो, वो हमारा इतिहास है। उस संविधान को गढ़ने में, हासिल करने में आपके पुरखों ने रोल अदा किया है और इसीलिए उस संविधान में हमने राइट टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिला, यूनियंस का अधिकार मिला, हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत मिला, हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का हमें सिद्धांत मिला। उसी के अंदर हमारी वर्किंग वुमेन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट मिला। उसी के अंदर हमको बाल मजदूर नहीं हो, उनको शिक्षा मिले, ये डायरेक्शन इस देश को मिली। तो बहुत सारी चीजें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात भी संविधान से निकलती है। तो जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया कि यूनियंस को बनाना आपका हक है, नरेंद्र मोदी उसी संविधान को खत्म करते हुए हमारे पर 4 लेबर कोड थोप के हमारे ट्रेड यूनियन के हकों को छीनना चाहता है। जितने लेबर राइट्स आप एंजॉय कर रहे हो, ये हमें संघर्षों से मिले। हमने अंग्रेजी राज में ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया 1926। ट्रेड यूनियंस को लीगलाइज कराने का काम हमने अंग्रेजों से छीना। हमने 1922 के अंदर इस देश में माइंस में काम करने वालों के लिए माइंस एक्ट लिया। हमने अंग्रेजों के राज में 1923 के अंदर काम के स्थान पे दुर्घटना होने पे मजदूरों का जो नुकसान होता है उसमें कंपनसेशन हमें मिले। आपके भी काम के दौरान हादसे होते हैं तो कंपनसेशन एक्ट काम आता है। हमने 1935 के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हासिल किया। ब्रिटिश राज में हमने फैक्ट्री एक्ट लिया 1900 सदी से 19 सदी के अंदर और 20वीं सदी आते आते उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स ली। और फिर आजाद हिंदुस्तान के संविधान में हक मिलने के बाद हमने पार्लियामेंट से और राज्य की असेंबलियों से बहुत से कानून हासिल किए जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर मजदूरों के कानून है। कभी भी हमें तश्तरी में रख के किसी ने नहीं दिया। हमेशा संगठित होना, लड़ाई लड़ना, सड़क पे उतरना और हमारी आवाज मजदूरों के हमदर्द जो पॉलिटिशियंस हो उनकी असेंबली और पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठे, उससे हमें हक हकूक मिले। इसलिए जो अधिकार हमने लड़के लिए उन्हीं अधिकारों को छीना जा रहा है, उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। उसी को मोदी ने खत्म करने के लिए 4 लेबर कोड लाए। मेरा आपसे ये कहना, ये संघर्ष जो आज का है, हर दौर नए नए संघर्ष, नई नई चुनौतियां पैदा करता है। कभी भी समय स्टैटिक नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। और विज्ञान का यही सत्य है, चेंज ही रियलिटी है, सत्य है। लगातार परिवर्तन होना ही सच है। इसलिए और कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, चेंज ही एब्सोल्यूट होता है। इसलिए परिवर्तन तो लगातार होगा, साइंस में होगा, टेक्नोलॉजी में होगा। आपने भी तो, जो आप में से यहाँ पर रिटायरीज बैठे हैं, आपके टाइम में तो आपने सोचा भी नहीं होगा बिजली से बसें चलेंगी। आप तो डीजल की चलाते थे, बाद में पेट्रोल की चलाते थे। सीएनजी में बसें चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, तो आप नहीं सोचते थे। और वो अब है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में लगातार परिवर्तन आता है और उसी के साथ साथ बहुत से अदारे
कम्युनिकेशन के, प्रोपेगेंडा के, पहुंच के बदलते हैं, तो उसका मायने क्या है? संगठन को चलाने के तरीकों में भी साइंस और टेक्नोलॉजी के परिवर्तन का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप पुराने ढंग से अपनी यूनियन नहीं चला सकते। वो तरीके रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नई चीजों को जोड़ना पड़ता है। आपकी चिट्ठी 15 दिन ले रही है, लेकिन आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप आपको कुछ सेकंड्स के अंदर मैसेज देता है। आपका सर्कुलर 20 दिन में पहुंचेगा डाक से, लेकिन आपका सर्कुलर ईमेल में विद इन ए मिनट आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सब सिचुएशन में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर केवल और केवल ट्रांसपोर्ट के साधन ही नहीं बदलते, रसोई के गैजेट्स ही नहीं बदलते, बेडरूम और आपके रेस्टरूम के गैजेट्स में ही चेंज नहीं आता है, आपके इलाज के सिस्टम में ही केवल डायग्नोस्टिक्स का परिवर्तन नहीं आता है। वो जो सब परिवर्तन आते हैं, उसके साथ साथ अगर ह्यूमन बीइंग्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो भी अपने को अपडेट नहीं करती, तो वो भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं। इसको हमें समझना चाहिए। तो जब संगठन को चलाना है, तो इतना कुछ झूठ है चारों तरफ, इतना कुछ गलत फैलाया जाता है, इतना कुछ जहर फैलाया जाता है। अगर हम अपने आप को आइडियोलॉजी से सचेत नहीं रखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को पुख्ता नहीं रखते हैं, अपनी अप्रोच को साइंटिफिक नहीं रखते हैं, तो हमारे ही नीचे यूनियनों के चलाने वाले, हमारे ही मेंबरान डिरेल हो जाएंगे, अपनी ही यूनियंस पे शक करने लगेंगे, अपने ही लीडर्स पे भरोसा नहीं करेंगे और यूनियनों को तुड़वाने में यूनियन के दुश्मनों के हाथे चढ़ जाएंगे। इसलिए यूनियन चलाना उस साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे लिए आवश्यक है कि हम हर चीज में अपडेट रहें। आइडियोलॉजी में, फिलॉसफी में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सत्ता क्या कर रही है, उसके नियम कानून क्या है, उसकी पॉलिसीज कैसी है, उस पॉलिसीज का देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान और मजदूर पे क्या पड़ेगा, मेरे सेक्टर पे क्या पड़ेगा। इससे अपने को लगातार वाबस्ता रखना, यूनियन मुस्तैदी से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसलिए मैं आप साथियों से ये कहना चाहती हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा गया था। आप में से भी बहुतों ने अनुभव किया होगा, जिनके साथ आपकी 20 साल, 30 साल, 40 साल की मित्रता थी, फ्रेंड्स थे। आज वही फ्रेंड्स बैठिए ना, चर्चा कीजिए ना मोदी और गैर मोदी के बारे में, हिंदू मुसलमान सिख के बारे में, आप देखेंगे कि दोस्त आपस में ही लड़ेंगे। जो स्कूल टाइम से मित्र थे, कॉलेज में मित्र थे, आगे मित्र थे, इतनी ज्यादा जहर फैलाई गई है, फैमिलीज में लड़ाई है, रिश्तेदार आपस में हेलो हाय करते हैं डर के मारे, राजनीति पे चर्चा नहीं करते, राजनीति के प्रति खौफ पैदा कर दिया गया है, उसको नफरत में फंसा दिया गया है। तो ये मजदूर आंदोलन के लिए बहुत भयावह बात है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि हमारे लिए जरूरी है। मैंने इतिहास का जिक्र किया कि मैं आपको बताऊं, आपको अग्रणी कतार में रहना। मजदूर आंदोलन हमेशा सियासत में, समाज में अग्रणी कतार होता है, उसको बाकी आंदोलनों को भी दिशा दिखानी होती है। अगर उसी आंदोलन को चलाने वाले संगठनों में ही वो मैच्योरिटी नहीं हो, परिपक्वता नहीं हो, राजनीति की समझ नहीं हो, जो पॉलिसियां चल रही हैं उसकी कमजोरियों को पहचानते नहीं हो, तो वो क्या अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम ये समझें कि 10 साल में जो देश ने तबाही देखी, अब कुछ रोशनी इस 2024 की चुनाव में देखने को मिली। अगर राजनीतिक पार्टियों ने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई होती तो उड़ीसा का डेलीगेशन यहाँ बैठा है। कोई नहीं सोचता था कि बीजेपी को 4-5 सीट से ज्यादा मिल सकती है। 21 सीटें ले गई बीजेपी ने।
कोई नहीं समझता था कि ये बिहार के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर सीट लेने वाले हैं। वहाँ से उनको सीट मिली क्योंकि उन्होंने, अमित शाह ने बिहार में जाके कहा था, नीतीश पे कभी जिंदगी भर हम भरोसा नहीं करेंगे, इसको कभी भी अपने नजदीक नहीं आने देंगे। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने थूक के चाहा, जब लगा कि हम हार जाएंगे, नीतीश को पटाया, उसके ऊपर, उसके मित्रों के ऊपर ईडी के घोड़े चढ़ा दिए और उस ईडी के दबाव में ब्रोकर पहुंच गए कि अपने को और अपने मित्रों को बचाना है तो चले आओ मोदी की गोदी में। और उधर से चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं यहाँ आंध्रा वाले। चंद्रबाबू नायडू को जेल में किसने भेजा? मोदी ने भेजा। और मोदी ने वहां जाके आंध्र प्रदेश में भाषण दिया, ये देशद्रोही है चंद्रबाबू नायडू, ऐसे देशद्रोहियों को जेल ही रहना चाहिए, हम इसको ताज़िंदगी जेल में रखेंगे। उसी चंद्रबाबू नायडू को मोदी बना के अपने साथ लाए। इसका मतलब था, मोदी को मालूम था कि हम उड़ने वाले हैं। हमने सब प्रयास कर लिए, सबकी खिड़की बांध दी, सबको हमने डरा दिया, पर नीचे से जमीन का पता लग गया कि उड़ जाएंगे। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन मैनेज किया, पार्लियामेंट में कानून चेंज किया, उन्होंने इन दोनों को साथ लिया और 200 से भी नीचे रह जाते वो लोग अगर बेईमानियां चुनाव में नहीं करते। आज भी वोटों की गिनती में और जो वोट डाली गई थी उनमें 5 करोड़ का फर्क है, 80 सीटों का फर्क पड़ता है। और वो बहुमत सीटें मोदी की, बीजेपी की हैं, जो उसको नहीं मिलनी थी। मोदी साफ हो जाता। पर पॉलिटिकल पार्टीज ने मध्य प्रदेश में ढंग का अलायंस ही नहीं किया। 25 की 25 सीटें बीजेपी ले गई, वहां से उसको 10-15 सीट पे सीमित किया जा सकता है। तो बहुत सारी इक्वेशन को अगर देखा जाए तो मोदी कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठ सकता, पर वो बैठा है दोबारा एज बीजेपी मेजॉरिटी नहीं, वो बैठा है दोबारा बैसाखियों के सहारे, जो मैंने आपको शुरू में कहा। भयंकर इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। हिंदुस्तान के जो अमीर हैं वो ब्रिटानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली के अमीरों से भी ज़्यादा अमीर हैं। और जो हिंदुस्तान के बहुत गरीब हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब बुरुंडी और मेडागास्कर के गरीबों से भी नीचे गरीब हैं। ये है भयावह तरीके की इनइक्वालिटी, असमानता, गैर बराबरी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी की गवर्नमेंट ने एक हल्फनामा दायर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 5 साल से के नीचे के बच्चे इतनी ज़्यादा गिनती में क्यों मर रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो नरेंद्र मोदी के वकील ने, यानी सरकार के वकील ने वहाँ हल्फनामा दायर किया और उसने कहा कि ये जो 5 साल से नीचे बच्चे मर रहे हैं उनमें से 65% बच्चों के मरने का कारण मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उनको जितना पोषण चाहिए नहीं मिल रहा। तो गरीब माँ भी कुपोषित है, बच्चा भी कुपोषित है, घर में खाना पूरा है नहीं, तो बच्चे छोटी उम्र में मर रहे हैं। हमारे देश में किसानों की आत्महत्याएं हम सुनते थे, वो रुकी नहीं है, मोदी के राज में बढ़ी है। लेकिन ये तो किसी ने नहीं सुना था कि इस देश का मजदूर भी आत्महत्याओं के रास्ते पे। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट का ब्यूरो है, क्राइम ब्यूरो, उसने रिपोर्ट दिया कि पिछले से पिछले साल जो आत्महत्याएं हुई उसके रिकॉर्ड में 25% आत्महत्याएं दिहाड़ी मजदूरों की है, जो रोज काम करके ही कुछ हाथ में आता है तो घर में चूल्हा जलता है, दिहाड़ी मजदूरों की है। तो कहाँ पहुंच गया है हमारा मुल्क। और रिपोर्ट बताती है कि 80 वर्ष पहले एक अमीर और एक गरीब में जो अंतर था, हिंदुस्तान वापस वहां पहुंच चुका है। इस सारी बैकग्राउंड में आज आपका मुल्क बहुत बुरी हालत में है और ऐसी स्थिति में
AITUC ने अपना जिम्मेदारी का रोल निभाना है। हम लोग पूरे प्रयास में 2009 में गुरुदास जी के इनिशिएटिव पे इंटक और C2 और HMS के टॉप लीडर्स को लेके उन्होंने एक पहल की, ट्रेड यूनियंस का मोर्चा बनाया। उसमें BMS भी सम्मिलित थी, 11 की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन साथ थी। C2 को लगता था एक साल भी नहीं रहेगी ये यूनिटी। गुरुदास कहते थे देखते जाओ, हालात बहुत कुछ सिखाते हैं। सब लड़ रहे हो निजीकरण से बचने के लिए, नहीं बच पा रहे हो। सब लड़ रहे हो अपने को बचाने के लिए, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी से बच नहीं रहे हो। हालात ही तुमको एक साथ करेगा। तो गुरुदास बिल्कुल डिटरमिन्ड थे और 2009 के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो यूनिटी लगातार चली और संजीवा रेड्डी को अपनी राज्यसभा की सीट से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन वो गुरुदास को डिच नहीं कर पाए। इंटर को लेके पूरी जो 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की यूनिटी थी उसके साथ वो बने रहे। जब हमारी हड़ताल थी, मनमोहन सिंह संजीवा रेड्डी को बुलाए थे, आप आओ हमसे बात करो, ये हड़ताल को रोको। संजीव रेड्डी ने कहा एज ए कांग्रेस नेता मैं हूँ, मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। मेरा कमिटमेंट है पूरी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ। मैं गुरुदास को मुंह कैसे दिखाऊंगा, तो राज्यसभा में दहाड़ते हैं, मैं नहीं आता अकेले। तो गुरुदास की बहुत हिम्मत और दूर की दृष्टि थी। उस समय के C2 के लीडर्स को भी लगता था संभव नहीं होगा, लेकिन जो भी टैक्टिक्स चलाने की कोशिश की गई किसी के भी द्वारा, वो यूनिटी टूटी नहीं। उस यूनिटी को आज तक 2024 तक गुरुदास जी के रहते और गुरुदास जी के जाने के बाद AITUC की लीडरशिप ने बरकरार रखा। और उस ट्रेड यूनियंस के मोर्चे से हम लोग समय समय पे आह्वान देते आए, जॉइंट स्ट्राइक्स की कॉल देते आए। और ये AITUC आपकी AITUC का इनिशिएटिव था। जब किसान मैदान के अंदर उतरे, ये हम लोगों की राय थी कि 26 को किसान पंजाब और हरियाणा का दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, तो हमारी हड़ताल का दिन भी 26 नवंबर होना चाहिए लेबर कोड्स के खिलाफ। वो कॉमन डे था जब किसान चले थे दिल्ली की तरफ और हमारा ऑल इंडिया का हड़ताल था। और उस 26 के बाद 27 से जब वो बैठ गए वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे, उसके बाद से ट्रेड यूनियंस ने उनको सॉलिडारिटी देना चाहिए, ये AITUC ने निर्णय लिया। और AITUC ने बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को कहा कि हमें वहाँ चलना चाहिए, हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। देश की दो ही तो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, पैदावार ताकतें दो ही तो हैं, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग। इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो देश के अंदर बदलाव की नीति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। AITUC की तरफ से हमने इनिशिएटिव लेके सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को तैयार किया और उसके बाद हम वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे पहुँचे थे, बाद में टिकरी बॉर्डर भी गए थे और दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर्स में किसानों के मोर्चे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे, हमारे C2 के दोस्तों को लगा कि वो हमें झांसा देंगे। उनका नेता हमसे जो टाइम फिक्स था सब लीडर्स के इकट्ठे होने का, उसके 2 घंटे पहले पहुँच गए और वो पूरे प्रयास में लगे हुए थे कि उनको वो बुलवा दें और वो चले जाएं और बाद में बाकी सारी ट्रेड यूनियंस आए तो कहें कि हो चुका आपके नेता। लेकिन उस स्टेज को हमारी किसान सभा के पंजाब के लीडर उस स्टेज को हैंडल कर रहे हैं। उनको मैं खबर कर चुकी थी कि मैं ट्रेड यूनियंस को लेके आ रही हूँ। उन्होंने साफ बोल दिया, कॉमरेड तपन सेन को कह दीजिए जब तक बीबी अमरजीत कौर नहीं आएगी ट्रेड यूनियंस वाले यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। ये AITUC को क्रेडिट है, ये अमरजीत कौर को नहीं है। मैं AITUC की बात कर रही हूँ, AITUC की लीडरशिप की बात कर रही हूँ, AITUC की सोच की बात कर रही हूँ। और जब हम वहाँ पहुँचे तभी उनके एम्प्लॉयर के अंदर सारी ट्रेड यूनियंस को दाखिला मिला और वहाँ उन्होंने कहा कि एक ही बोलेंगे और बीबी अमरजीत कौर बोलेंगे। और मैं सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को ऊपर लेके गई डायस पे और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से किसानों का समर्थन दिया। हमारा जो आह्वान था AITUC का, हमारे पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस ने बहुत बखूबी निभाया।
हमारी ट्रेड यूनियंस लगातार पंजाब से और हरियाणा से उस मोर्चाबंदी के अंदर मोबिलाइज करके पहुंचती है। पूरे देश भर से हमारे ट्रेड यूनियन कॉमरेड्स के जत्थे के जत्थे दिल्ली में जैसे पिलग्रिमेज में जाते हैं, ऐसे वो जत्थे आते थे, उस किसान आंदोलन को समर्थन देके जाते थे। वो सब हमने क्यों किया? इसलिए किया कि मोदी कहता था मैं इनविंसिबल हूँ, मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरे सामने कौन बोलेगा, मेरा तो 56 इंच का सीना है ना। तो किसानों ने दिखा दिया, अरे तुम कौन से खेत की मूली हो, हम बैठे हैं यहाँ झंडा गाड़ते दिल्ली के बॉर्डर पे। और उसने पूरे देश के अलग अलग आंदोलनों को ताकत दी। इस देश के नौजवान, इस देश के विद्यार्थी, इस देश के लेखक, इस देश के नाटककार, हर आंदोलन के लोग, सोशल मूवमेंट्स के लोग वहां पहुंचे ताकत देने के लिए और ताकत लेने के लिए। इसलिए वो परिवर्तन की धारा उस 13 महीने के आंदोलन से और मजबूत हुई, वो आवाज उठी। तो आपकी आरटीसी हमेशा हर मामले में अग्रणी तौर पे रहती है। ये भी हमारी राय थी कि 23 सितंबर को एक तक की राय थी कि ब्लैक डे मनाया जाए, और कल लेबर कोड्स के इशू को लेके ब्लैक डे मनाया गया। अब हम लोग ही प्रयास किए थे कि एक बड़ा मजदूरों और किसानों का सम्मेलन होना चाहिए, वो सबने एक्सेप्ट किया और मजदूरों और किसानों का 24 अगस्त में तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन हुआ। हमने उस रास्ते को छोड़ा नहीं, मजदूर किसान एकता के रास्ते को बुलंदी की तरफ हम ले जाते रहे। और अभी हमारी 14 तारीख को फिर से मीटिंग है दोनों मोर्चों की लीडरशिप की, और 26 नवंबर के आसपास पूरे देश में बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन का काम, उसकी घोषणा होगी, जिसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ और ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगी, मणिपुर से तो कोई यहाँ डेलीगेशन नहीं है, पर मणिपुर में जो हालात हुए अभी भी चल रहा है मणिपुर। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। बहुत बुरी घटना हुई बंगाल के अंदर, पूरी बीजेपी मैदान के अंदर आ गए। मणिपुर में हमारी बच्चियों को नंगा घुमाया गया। कारगिल के हीरो को, उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने से ले जाके नंगा किया गया। मोदी को शर्म आज तक नहीं आई। और बगल में बंगाल के प्रदेश में के साथ बगल में उड़ीसा प्रदेश है, वहाँ एक ब्रिगेडियर की बेटी एक ऑन जॉब कैप्टन के साथ, जो उसका मैनेजर है, वो निकलती है और उसके साथ जो ज्यादती थाने के अंदर की जाती है और उन्हीं के ऊपर केस ठोका जाता है, और वहाँ बीजेपी की सरकार है और वो अपराधियों को बचाने में लगी हुई। हम जानते हैं कि किस तरीके से बिल्की बानो के अपराधियों को, जिस प्रेग्नेंट उस युवा महिला जो है, उसको 35 लोगों ने रेप किया। उसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने पत्थर पे मार मार के खत्म किया। उसके लगभग 9 रिश्तेदार उसके अंदर मारे गए थे दंगों में, और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तब। उस बिल्किस बानो के अपराधियों को बीजेपी की गुजरात की सरकार ने उस टाइम रिहा किया, जिस वक्त नरेंद्र मोदी लाल किला पे खड़े होकर 15 अगस्त में भाषण दे रहे। एग्जैक्ट वो मूवमेंट जब मोदी ने कहा मैं महिलाओं के लिए हूँ, उसी मूवमेंट में बिल्किस बानो के अपराधियों को गुजरात की सरकार छोड़ रही थी। अमित शाह की इजाजत से, होम मिनिस्ट्री की इजाजत से, महाराष्ट्र के उस जज के विरोध के बावजूद, जो ये कह रहे थे कि छोड़ो मत, ये आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कितनी घटनाएं गिना सकती हूँ, मैं घटनाएं गिनाने के लिए नहीं खड़ी हूँ, पर मैं आपसे कह रही हूँ, इनके राज के अंदर आज हमारे बीच में बहुत थोड़ी सी उंगलियों पे गिने जाने वाली हमारी महिलाएं यहाँ पर बैठी, हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा है वो, और इसलिए उनकी काम के स्थान पे सुरक्षा, उनको ट्रेड यूनियंस के अंदर पूरी इज्जत में बराबर की भागीदारी, उनको साथ लेके चलना, देश की आधी आबादी है हमारी, वो हमारे परिवर्तनों की लड़ाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो गया। तो ट्रेड यूनियन का मतलब है जेंडर जस्टिस होना, ट्रेड यूनियन का मतलब है
हर मानव के अधिकार की रक्षा करना, और उस मानव में पुरुष और स्त्री दोनों ट्रेड यूनियन की नजर है। इसलिए जो एजेंडा लेके मोदी निकले हुए हैं, उनकी आरएसएस निकली हुई है, उसको आप पहचानें। मैं आखिर में आपसे ये कहती हूँ, आज यू सी क्यों इतनी क्लियर थी। मैंने आपसे कहा हम साफ और स्पष्ट थे जब मोदी कुर्सी पे बैठा, इसलिए हम क्लियर थे कि 1920 में हम पैदा हुए। 1920 से एज ए तक पैदा तो हम उससे पहले हुए, जो यूनियन नहीं बनी। 1920 में हम ऑल इंडिया के संगठन के रूप में पैदा, और 20 से लेकर 25 तक हिंदुस्तान में ऑलरेडी लाल झंडा फहरा रहे थे। हम लोग मजदूरों के इस झंडे को घुमा रहे थे, और तब दो विरोधी ताकतों का जन्म हो रहा था। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कानपुर में स्थापना हो रही थी, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना हो रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कह रही थी कि जो इनकलाब हुआ रूस के अंदर, जिसने मजदूरों को सत्ता तक पहुंचाया, हम भी मजदूर और किसानों के लिए बेहतरीन समाजवादी समाज की लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए अंग्रेजों को हिंदुस्तान से सबसे पहले भगाएंगे। लेकिन आरएसएस बन रही थी। आरएसएस क्या कह रही थी? आरएसएस कह रही थी हमारा देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक थे। उनसे पूछा गया कि ये नौजवान तो फांसियों के तख्ते चूमने के लिए तैयार बैठे हैं। खुदीराम बोस को फांसी हो चुकी थी, तब करतार सिंह सराभा को भी फांसी हो चुकी थी। भगत सिंह, सुखदेव और उनके सहयोगी मैदान के अंदर थे, भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो हेडगेवार ने क्या कहा? हेडगेवार ने कहा ये सब नौजवान भटके हुए। जब उनसे कहा ये नौजवान तो देश के लिए मरने को तैयार है, तुम कह रहे हो तुम्हारा अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, तो उसने क्या कहा? ये सब भटक गए हैं, हम इनको समझाएंगे। अच्छा भाई, फिर आपका प्रेरणा का लीडर कौन है? तो हेडगेवार ने कहा मेरा प्रेरणा का लीडर हिटलर है, मुसोलिनी। उसने पूछा तो आपकी फिलॉसफी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? तो उसने कहा नाजीवाद, फासीवाद। उसको पूछा तो फिर आपके दुश्मन कौन है, लड़ेंगे किससे, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हिंदू राज्य बनाना, और लड़ेंगे किससे? हमारे दुश्मन क्रिश्चियन है, मुसलमान है और लाल झंडा है। तब तो अभी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनी थी। वो लाल झंडा किसको कह रहे थे? मजदूरों के लड़ाई के इस लाल झंडे को कह रहे थे। नेचुरली है, दुनिया में कम्युनिस्टों का भी लाल झंडा था, तो उनकी तरफ भी इशारा था। इसलिए समझिए, जब हम इसको जानते हैं कि जिस आरएसएस ने गद्दारी की हिंदुस्तान के साथ, अंग्रेजों की दलाली की, उनका स्वयंसेवक आज प्रधानमंत्री है, और भागवत से पूछा गया था कि अब सरकार बन गई है बीजेपी की, आप हमें बताइए कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ मंत्री उसमें देंगे। तो भागवत ने कहा था अखबार उठा के देखिए आप साथियों, मैं आपसे कहूंगी 2014 की मई महीने की अखबार उठा के देखिए, फ्रंट पेज पे मोहन भागवत का बयान है। उसने कहा जब आरएसएस के स्वयंसेवक खुद सरकार चला रहे हैं तो हमें मंत्री भेजने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं उनको क्या करना। इसलिए ये आरएसएस के चेले हैं जो हुकूमत में बैठे। 2014 में हम समझे और जान गए कि देश में मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ बहुत खतरनाक हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मोदी कमजोर हुआ है, इरादे उसके कमजोर नहीं है, उसका एजेंडा कमजोर नहीं है। ये ड्रामा जो चलता है कि आरएसएस में और बीजेपी में भेद हुआ, ये ड्रामेबाजी चलती है। आरएसएस अपनी चमड़ी बचाना चाहती है। जब उनको लगा है मोदी की साख कुछ गिरी है, तो वो बीच बीच में बयान दे रहे हैं ताकि लोग कहें आरएसएस तो बेचारी अच्छी है, ये तो मोदी गड़बड़ कर रहा है। ऐसा नहीं है, आरएसएस का ट्रेंड है मोदी, और चूंकि उसका ये बायोलॉजिकल में नहीं हूँ, उसका ये बयान अपने को भगवान बताने का
था, लोगों के बीच में मजाक का कारण बन गया। इसीलिए मोहन भागवत को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि कोई अपने को इतना ऊंचा मत बनाए कि भगवान से अपने को ऊपर कहने लगे। ये क्यों स्टेटमेंट देनी पड़ी? क्योंकि बच्चे बच्चे के जुबान पे आया कि मोदी को क्या हुआ है, पागल हो गए हैं क्या? कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, ऊपर से पक्का। इसलिए साथियों, सब चीजों को समझते हुए, संज्ञान में रखते हुए बहस में हिस्सा लीजिए, अपने अनुभव बताइए, रिपोर्ट पे राय रखिए, रिपोर्ट को पारित कीजिए, रेजोल्यूशंस को ध्यान से पढ़िए और आने वाले दिनों में मुस्तैद हो जाइए। लड़ाइयाँ लंबी चलेगी, माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ी फ्रेश एयर आई है। उस फ्रेश एयर को और ताज़ा करने के लिए अपनी मोबिलाइजेशन बढ़ानी है, आंदोलनों में ताकत झोंकनी है, ट्रेड यूनियन के मजबूत जॉइंट आंदोलन में एकता की ताकत दिखानी है, मजदूर और किसानों के आंदोलनों को और ऊंचाई देनी है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप अपनी योग्य लीडरशिप चुनते हुए और जो योग्य लीडरशिप आपको दिशा पहले दिखाती आई है, उनका सहयोग साथ में लेते हुए आप सब लोग आने वाले दिनों में नए इतिहास को बनाने में और रचने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन घोषित करती हूं। लंका अभी जो जीत हुआ है ना, श्रीलंका के बारे में लेफ्ट गवर्नमेंट। ओके, आई टेल यू अ लिटिल बिट। श्रीलंका का जानना चाहें, पहले तो बांग्लादेश का सुनो ना। बांग्लादेश में क्या हुआ? विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ, फिर ट्रेड यूनियंस उसमें शामिल हुए, लेफ्ट पार्टीज उसमें शामिल हुई, आंदोलन खूब तेज हो गया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। आंदोलनों में ताकत होती है, बहुत ताकत होती है आंदोलनों में, तो वो हमारे सामने उदाहरण है। पर जब आंदोलन निकलते हैं उसमें शरारती घुसते हैं। बहुत शरारतियों ने किसान आंदोलन में घुसने की कोशिश की थी, लीडरशिप मैच्योरिटी होने नहीं दिया, लेकिन बंगाल के अंदर उन्होंने कोशिश की कि आंदोलन को एंटी हिंदू बनाने की कोशिश करें, बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तानी माहौल में लेके जाएं। लेट अस सी, चीज़ें अभी निकलेंगी वहाँ से। वहाँ भी वामपक्षी आंदोलन है और आगे बढ़ेगा। वहाँ भी मजदूर आंदोलन है, वर्ल्ड फेडरेशन ट्रेड यूनियन जिसके AITUC संस्थापकों में से है, उसके साथ जुड़ी हुई यूनियनों के साथ AITUC का सीधे रिश्ता है। जब वो आंदोलन चल रहे थे हम उनसे सारी रिपोर्ट ले रहे थे। ऐसे ही श्रीलंका से हम लोगों को रिपोर्ट मिल रही थी जब राजपक्सा के खिलाफ वहाँ पर उसके महल में घुस गए थे लोग, आम जनता कि महंगाई भी बढ़ गई, अर्थतंत्र बिगड़ गया, बेरोजगारी भयंकर हो गई, तो उन्होंने बहुत बड़ा आवाम ने अपना रोष दिखाया। उसके बाद से लोग वहाँ रुके नहीं, थमे नहीं। जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन के बाद इस चुनाव में लोगों ने अपना हुनर दिखा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ तहाँ फेल हुई, पब्लिक फेल नहीं हुई, पब्लिक ने अपना रोल अदा किया। हमारे नौजवानों ने रोल अदा किया, हमारे यूट्यूबर्स ने रोल अदा किया। हरियाणा वाले बैठे हैं, इनके हरियाणा का बच्चा है ध्रुव राठी, इसने तूफान मचा के रख दिया। डिक्टेटर उसको कहा और उसके बाद एक के बाद वीडियो बनाए, वो सब कुछ हुआ। तो यूथ किसी भी देश में मैदान में उतरता है तो बहुत कुछ होता है। यहाँ भी यूथ का बहुत बड़ा रोल था, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, मजदूर यूनियनों का बहुत बड़ा रोल था श्रीलंका में। और दसन नायके जो चुनाव जीता है उसको ट्रेड यूनियंस का सपोर्ट मिला है। उस सपोर्ट से इतनी बड़ी उसको हासिल हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है उनकी राजनीतिक सोच के साथ हमारी पूरी सोच मिलती हो, लेकिन ये सही है कि वो वामपक्षीय सोच के हैं, वो मजदूर पक्ष के हैं दशानायका, तो वो एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया भारत के लिए अच्छा नहीं। क्यों भारत के लिए अच्छा नहीं? क्योंकि आप चाहते हैं जब नेपाल में वाम पक्ष ऊंचा हुआ तो भी कहने लगे कि भारत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि भारत का वाम पक्ष और भारत का मजदूर आंदोलन आगे बढ़ेगा तो वो उनको
उनको अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता? पूंजीपतियों को अच्छा नहीं लगता, उनकी सियासत चलाने वालों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही ये श्रीलंका के बारे में कहा जा रहा है। तो दशानायके, जब मैं स्टूडेंट लीडरशिप में थी, हम दशानायके के बारे में उन दिनों सुनते थे। इनका लीडर था, जिस लीडरशिप में वहाँ 2 बार कोशिश हुई आर्म्ड रेवोल्यूशन की। जैसे हमारे यहाँ, तब तो मैं अभी स्कूल में पढ़ती थी, 66-67 के दौर के बाद यहाँ भी नक्सलवाड़ी मूवमेंट होके जंगलों में हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चले गए थे और वहाँ लग रहे थे कि सत्ता बंदूक की नली सी निकलेगी, पर वो इतने बड़े डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर संभव नहीं था, ना है अभी भी। तो ऐसी सिचुएशन में हम सुनते थे श्रीलंका के अंदर भी 2 बार कोशिश हुई। 69, 70, 71, 72 के दौर के अंदर कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में वो सब लोग वो रास्ता छोड़ करके नॉर्मल श्रीलंका की पॉलिटिकल स्ट्रीम में आ गए और पॉलिटिकल स्ट्रीम के अंदर आके वहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा बने। जैसे आप ये देखते हो, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे ग्रुप जो इकट्ठे हो गए, फिर माले बन के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री सिस्टम के दखल में आए। तो ऐसे ये लोग भी आए, जेवीपी इन्होंने अपना नाम दिया। और आप ये देखिए, जो पिछली इलेक्शन है उसमें केवल 3% वोट मिले थे दशानायके को, और अब वो 50% से ऊपर की वोट लेके राष्ट्रपति वहाँ हो गए, प्रधान हो गए वहाँ के। तो ये एक वेलकम स्टेप है AITUC की तरफ से। हम उनको मुबारक भेज चुके हैं वहाँ की ट्रेड यूनियंस को कि, लेकिन हम ये भी उनको कह चुके हैं, सरकारों में बैठने के बाद उनके ऊपर जो चारों तरफ के प्रेशर होते हैं, अगर मजदूर आंदोलन अपने प्रेशर को जारी नहीं रखता है तो उसके हकों की बहाली नहीं रहती। और ये सबक हमारे पुरखों ने हमें सिखाया हमेशा। बंगाल के अंदर जेतुगासी की गवर्नमेंट के खिलाफ सीटू कुछ नहीं करती थी, लेकिन AITUC हमेशा सड़कों पे रहती थी और लड़ती थी उनके खिलाफ। जहाँ हम देखते थे कि ये जो है हमारे हक की बात नहीं हो रही। और केरल वाले यहाँ पर बैठे ट्रांसपोर्ट के मामले में सीटू ने अलग लाइन ली है, तो AITUC ने सीटू के विरुद्ध गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पोजीशन ली है ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के अंदर। इसलिए हम AITUC बहुत क्लियर है, फ्री ऑफ गवर्नमेंट्स, फ्री ऑफ मैनेजमेंट्स, फ्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बट नॉट नॉन पॉलिटिकल, फुल ऑफ वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स। ये AITUC की समझ है। उस समझ के आधार पे हमने उनको कांग्रेचुलेशंस भी भेजी हैं और ट्रेड यूनियंस को कहा है कि अपने को ढीला मत होने देना, मुस्तैद रहना, लड़ाई को जारी रखना, अपने हकों को बचाना। उससे हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। ठीक है कॉमरेड, थैंक यू।